Hello everyone and welcome back to Mind Review. I'm Sakshi Kaushik and this is your Israeli series that is going on Mind Review जहाँ पे हम आपकी जो साइकोलॉजी की बुक है written by Sondra K. Israeli, we are covering all the chapters chapter 1 to chapter 15 and in Friday's class हमने आपका fourth chapter भी cover कर लिया था, that is consciousness. Kudos to everybody who has used the time of Saturday and Sunday to revise chapter 1 to chapter 4. और आज हम लोग आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. दैट चैप्टर इज लर्निंग. सो आई एम श्योर कि अगर आप माइंड रिव्यू के प्रीवियस सब्सक्राइबर हैं तो लर्निंग के बारे में आपने ऑलरेडी बहुत चीजें कवर कर रखी हैं. इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग, बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग, टॉलमैन का लेटेंट लर्निंग, ठीक है, बैंड्यूरा का बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट. सो लर्निंग वाला जो चैप्टर है इट इज ऑल अबाउट दीज एक्सपेरिमेंट्स, all about different viewpoints that people and experimenters gave regarding how we learn something. कुछ लोगों ने बोला कि भाई चीजों की एसोसिएशन से लर्निंग होती है, कुछ लोगों ने बोला कि ऑब्जर्वेशन से लर्निंग होती है. Some people said that it is our cognitions or thinking processes that help us in learning, and still some others said कि reinforcement या punish करने से learning होती है. So in this chapter हम लोगों का एजेंडा क्या होने वाला है? हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज लर्निंग. ये जो टर्म है लर्निंग, जिसे शायद बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग कि बेटा बैठ के पढ़ाई कर लो, लर्न कर लो, टुमारो इज योर एग्जाम, यू नीड टू लर्न दिस, यू नीड टू लर्न दैट, बट व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ दिस लर्निंग. सो एक जो डेफिनेशन, एक बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही कॉमन डेफिनेशन है लर्निंग की, that is, you know, that learning is any relatively permanent change in behavior. So I hope you guys also have your pens and notebooks with you and you are also writing and making these notes alongside. ठीक है? So relatively permanent change in an individual's behavior, and this permanent change is due to either experience, or due to practice. So इन दो चीजों की वजह से ये चीज हो सकती है. So what are we seeing कि learning क्या है? Okay, I messed up the spelling of practice a bit. Yeah. So learning, what is learning? First of all, it is a relatively permanent change. So here this term relatively is something जो आपको नोट रखनी चाहिए. Relatively permanent का मतलब क्या होता है कि हाँ, अगर आपने एक बार कोई चीज सीखी तो वो परमानेंट होगी, आपको काफी समय तक वो चीज याद रहेगी. बट अगेन इट इज रिलेटिवली परमानेंट बिकॉज अगर नेक्स्ट डे में आपको उससे कोई ऑपोजिट चीज सिखा दूं तो आपकी जो प्रीवियस डे की लर्निंग है वो आप भूल के नया चीज लर्न कर लोगे. सो दैट इज व्हाई वी से कि लर्निंग क्या है, वो रिलेटिवली परमानेंट है, कि जब तक कोई और न्यू लर्निंग नहीं आती तभी तक आपकी वो पुरानी लर्निंग आपके पास है. ओके, सो इट इज अ चेंज इन व्हाट, इट इज अ चेंज इन आवर बिहेवियर. सो हम कैसे बिहेव कर रहे हैं उसमें एक तरीके का चेंज आ रहा है, एंड दैट चेंज इज ईदर ड्यू टू योर एक्सपीरियंस और ड्यू टू द प्रैक्टिस दैट यू हैव डन. सो वी ऑफन से ना कि कोई भी चीज अगर लर्न करनी है तो आप उस चीज को काफी बार प्रैक्टिस करो, बिकॉज दैट विल इवेंचुअली ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन योर बिहेवियर एंड दैट चेंज इज नोन एज लर्निंग. तो आज के बाद कोई भी लर्निंग के डेफिनेशन आई होप नहीं भूलने वाला है. लर्निंग क्या है? कोई भी रिलेटिवली परमानेंट चेंज है इन योर बिहेवियर. व्हाई? ईदर ड्यू टू योर एक्सपीरियंसेस और ड्यू टू एनी प्रैक्टिस दैट यू हैव डन. अब लर्निंग से एक रिलेटेड टर्म होती है, काफी लोगों ने सुना होगा, मैच्योरेशन. सो डू यू थिंक दैट लर्निंग इज सेम एज मैच्योरेशन और मैच्योरेशन इज सेम एज लर्निंग? क्या इन दोनों का सेम मतलब होगा? सो लर्निंग जहाँ पे लर्निंग क्या है? लर्निंग हमारे बिहेवियर का एक चेंज है, वेयर एज मैच्योरेशन इज चेंजेस दैट आर ड्यू टू द बायोलॉजी. ओके, चेंजेस ड्यू टू बायोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल, आप जब सिक्स्थ, मे बी व्हेन यू वर इन द फिफ्थ क्लास एंड व्हेन यू came in 7th class, there was an increase in what? There was an increase in height. So this increase in height is also a change, है ना? ये भी तो एक change आया 5th class से 7th class में. There was some change that you saw in your height.
maybe some change that you saw in your weight also. But this change will come under maturation, because why this change has happened? This change has happened because of the biology of your body. So learning is related to the behavior, जो आपके behavioral changes आते हैं because of experience or practice, whereas maturation is something that is related to the changes because of the biology, the changes that are happening in your body because of the internal body processes. All right, so this was a brief introduction about कि learning क्या होता है और कैसे वो maturation से अलग है. Now what we are going to do is, ये chapter काफी सारे different learning theories में divided है. We have classical conditioning, we have operant conditioning, then we have cognitive learning, we also have observational learning. ठीक है, ये 4 तरीकों की learning आपके इस chapter के अंदर है. Classical conditioning, observational learning, cognitive learning and your operant conditioning. So we will study all of these types of learning one by one, and in today's video we will be talking about the first kind of learning, जो कि है classical conditioning. I'm sure that by now a lot of you must be aware of what classical conditioning is, and जिन लोगों को नहीं पता है वो आज की वीडियो के थ्रू पता लग जाएगा, जिनको पता है उनके लिए थोड़ा और क्लैरिटी से पता लगेगा. So for this conditioning, ठीक है, do you know the meaning of conditioning in itself? Conditioning का meaning ही होता है learn. ठीक है, the meaning of conditioning is learning only. So ये जो classical conditioning है, this is an approach to learning, and इसके pioneer कौन है? Who is the pioneer of classical conditioning? Very good. It is Ivan Petrovich Pavlov. ठीक है, काफी बुक्स में आपने इवान पी पैवलोव लिखा देखा होगा. So it's actually Ivan Petrovich Pavlov. So this person, he was a Russian physiologist. So he was not even a psychologist at that point of time. He was a physiologist, and he was interested in studying the, internal workings and biology of animals. And while doing those experiments, he actually landed upon understanding the phenomenon of learning also. He understood that कैसे learning भी take place कर रही है जब दो या दो से ज्यादा stimuli को आपस में pair किया जा रहा है. So in classical conditioning, Ivan Petrovich Pavlov tries to make us understand that how learning can happen by pairing of two substances. तो ये जो classical conditioning होती है, इसमें focus होता है ऑटोमेटिक लर्निंग पे, कि हम इस लर्निंग को करने के लिए कोई एफर्ट पुट इन नहीं कर रहे, rather this is a learning that is happening in an automatic manner, and here the behavior that is involved is involuntary. So the behavior involved is involuntary behavior. That is, Pavlov wanted to say कि ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है या जो लर्निंग होती है इन जनरल, उसमें हम ह्यूमंस का इन एक्चुअल कोई वॉलंटरी रोल नहीं होता, rather we have an involuntary role and involuntary behavior in learning something, because whenever we are learning, it is happening in an automatic manner. For example, everybody knows Domino's pizza. Okay, Domino's pizza सबको पता है. Again, this is not any sponsorship or any promotions. Okay, Domino's pizza का box सबको पता है कैसा दिखता है, bluish and whitish color. So if you are passing by and you just see the box lying outside somebody's home, you tend to salivate, या जैसे कहते हैं मुंह में पानी आना, ठीक है, या फिर मन ललचाना कि अरे यार मुझे भी पिज्जा खाने का मन हो रहा है ना. So what is that? That is a kind of automatic learning that has happened. आपने बैठ के रात भर रट्टे नहीं मारे हैं कि डोमिनोज का डब्बा देख के मुझे सैलिवेट करना है, या डोमिनोज का जो पार्सल अगर कोई लेके जा रहा है या डिलीवरी पर्सन जा रहा है डोमिनोज की बाइक पे, सो आई नीड टू सैलिवेट और आई नीड टू फील दैट आई आल्सो विश टू ईट दैट पिज्जा. नो, यू हैव नॉट लर्नड दैट. इट हैज हैपेंड व्हाट? इट हैज हैपेंड ऑटोमेटिकली, है ना. आपका कोई वॉलंटरी कंट्रोल नहीं था उस पर, रादर इनवॉलंटरीली वो चीज हो गई. ऑटोमेटिकली वो लर्निंग, वो एक एसोसिएशन, एक कनेक्शन बैठ गया, दैट जस्ट बाय सीइंग द बॉक्स यू कैन जस्ट मेमोराइज द एक्चुअल टेस्ट ऑफ द पिज्जा दैट यू हैड. सो दैट इज वन एग्जाम्पल फॉर योर क्लासिकल कंडीशनिंग इन प्रेजेंट डे. अब हम समझते हैं वो एग्जाम्पल या वो एक्सपेरिमेंट जो पैवलोव ने किया था टू एक्चुअली एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ classical conditioning. Before I move on to the actual experiment, there are two terms that I want to discuss with you. One is known as reflex and another is known as stimuli. ठीक है, तो reflex क्या होता है? Reflex again is an automatic response.
जो आपके कंट्रोल में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपकी आंख के सामने किसी ने अपना हाथ बड़ी जोर से मारा, सो यू विल ऑटोमेटिकली व्हाट, यू विल ऑटोमेटिकली ब्लिंक योर आईज, है ना, इट इज नॉट इन योर कंट्रोल। या फिर आपके घर में राजमा चावल बन रहे हैं और राजमा की खुशबू आ रही है, सो अचानक से मुंह में पानी आने लगता है, व्हाट इज इट, इट इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्स, द सलाइवेशन दैट वाज नॉट इन योर कंट्रोल, आपने जानबूझ के मुंह में पानी नहीं लाया, इट जस्ट हैपेंड बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन। सो रिफ्लेक्स इज बेसिकली एनी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, एनी इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स दैट हैज एक्चुअली बीन लर्न, बट उस लर्निंग में क्या इन्वॉल्व है, ऑटोमेटिक लर्निंग इन्वॉल्व है। And what is stimuli? Stimuli is anything that is present in your environment which is actually leading to some kind of a response. ठीक है, तो ये चीज तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, सारे माइंड रिव्यू के लर्नर्स को पता होना चाहिए कि स्टिमुलाई क्या है। ओके, तो स्टिमुलाई इज कोई भी चीज जो आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जो आपके अंदर से एक रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है या एक रिस्पॉन्स एलिसिट कर रही है। सो दैट इज अबाउट सम टर्म्स रिलेटेड टू क्लासिकल कंडीशनिंग। Now we'll talk about the experiment that Pavlov did. So first of all, Pavlov ने अपने experiments में dogs का use किया, ठीक है, he used dog and he used food and he used a bell. कई बार उसको whistle बोल देते हैं कई लोग bell बोल देते हैं, so there is a little confusion about what exact thing he used, but for our convenience we'll call it as bell instead of whistle, ठीक है, हम लोग bell बोलेंगे इसे। okay, चलिए, so here also let's just put it as bell so that there is no confusion while watching the video. Okay, so what Pavlov did, पहली कंडीशन में उन्होंने क्या किया कि उनके पास डॉग है, डॉग को उन्होंने फूड दिया, जो भी डॉग फूड होता है वो दिया। सो खाना देखते ही कोई भी ह्यूमन, कोई भी एनिमल क्या करता है, द एनिमल सैलिवेट्स, वो तो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, एक रिफ्लेक्स है दैट यू कैन से, है ना, इट्स अ रिफ्लेक्स, इट्स एन इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स नॉट इन योर कंट्रोल एंड यू हैव आल्सो नॉट लर्नड इट, ऑटोमेटिकली वो चीज हो गई है दैट अपॉन सीइंग द फूड यू आर गोइंग टू सैलिवेट। सो द डॉग विल आल्सो डू दैट थिंग कि आप एक सिचुएशन में डॉग को लेके आए, आपने उसे फूड दिया, द डॉग सैलिवेट्स। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या किया, डॉग को लेके आए और उसके सामने बेल बजाई, टिंग 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 टिंग, ओके, बट द डॉग डिड नॉट सैलिवेट। अब भाई बेल की साउंड पे क्यों सैलिवेट करेगा, बेल कोई खाने की चीज तो नहीं है दैट द डॉग विल सैलिवेट, इजंट इट? So the dog did not salivate. Next what Pavlov did, he combined the bell and the food. यानी कि पहले उन्होंने बेल बजाई, टिंग 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 टिंग, and after a few seconds he presented the food to the dog, and the dog salivated upon seeing the food and ate the food. तो ये जो चीज है, इन्होंने ये जो एसोसिएशन है जिसको हम कंडीशनिंग बोलते हैं, ठीक है, दिस एसोसिएशन कंडीशनिंग, क्योंकि अभी हम डॉग को कुछ लर्न कराने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस थिंग पैवलोव डिड फॉर अ लॉट ऑफ ट्रायल्स, मतलब कम से कम उन्होंने 8-9 बारी ये चीज करी कि बेल बजाई, खाना दिया, बेल बजाई, फिर से खाना दिया। ऑन एवरी ट्रायल ही यूज्ड टू फर्स्ट रिंग द बेल एंड देन प्रेजेंट द फूड। तो इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आ गया दैट जस्ट अपॉन हियरिंग द साउंड ऑफ द बेल द डॉग नाउ सैलिवेटेड। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि बेल तो कोई खाना नहीं है, बेल से सैलिवेशन कैसे आ सकता है, जो सैलिवेशन पहले नहीं आ रहा था वो अब सिर्फ बेल की साउंड सुन के आ रहा है। सो व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर, कंडीशनिंग हैज टेकन प्लेस, यानी कि डॉग को ये चीज लर्न हो गई है that as soon as this person will ring the bell my food will be given to me। तो इसीलिए वो पहले ही सैलिवेट करने लग जाता है, ठीक है। जैसे क्या होता है घर पे कभी कभी रात को अगर मेन्यू डिसाइड करके सोते हैं और रात को ही पता लग गया कि आज राजमा चावल बनेंगे, और when you are coming back from school or maybe college or work and you are coming back home, you already have saliva in your mouth, already mouth watery हो रहा होता है, ये सोच सोच के कि आज तो राजमा चावल है। So you have not even seen the food, you have not even smelled the food, but still you are having that salivation because the learning has taken place somewhere or the other। या फिर जैसे डोमिनोज का डब्बा था, ओके। सो ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है, एक मोटा मोटी तरीके से जो मैंने आपको समझाया है कि पहले फूड दिया, डॉग ने सैलिवेट किया, जो कि एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, बिकॉज अपॉन सीइंग द फूड एनीबडी वुड सैलिवेट। देन उसको बेल बजाई उसके सामने, बट डॉग ने सैलिवेट नहीं किया बिकॉज अर्लियर द डॉग डजंट नो हाउ दिस बेल इज लिंक्ड टू द फूड। देन Pavlov linked both of these things, paired both of these things, बेल बजाई, खाना दिया, बहुत सारे ट्रायल्स तक ये किया, and eventually the conditioning or learning took place and the dog then salivated upon just hearing the sound of the bell।
नाउ लेट अस गेट इनटू द टेक्निकलिटीज. टेक्निकलिटीज से मेरा मतलब क्या है कि वो कौन सी टर्म्स है जो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए. सो द फर्स्ट कंडीशन वाज बिफोर कंडीशनिंग. व्हाई बिफोर कंडीशनिंग? बिफोर कंडीशनिंग बिकॉज अभी तक लर्निंग हुई नहीं है. सो इट इज बिफोर लर्निंग और बिफोर कंडीशनिंग. So food over here is acting as an unconditioned stimulus. Unconditioned stimulus वो stimulus होता है जो naturally occur करता है और naturally एक response आपके अंदर से elicit कराता है. Okay. So unconditioned stimulus is that is leading to an involuntary response. So over here food is an unconditioned stimulus. Why? बिकॉज खाने को देखते ही ऑटोमेटिकली सलाइवेशन आएगा, ऑटोमेटिकली सलाइवा जनरेट होगा माउथ में. किसी ने आपको याद नहीं कराया है, किसी ने आपको सिखाया नहीं है कि खाना देखते ही मुंह में पानी आना चाहिए. सो दैट इज व्हाई इट इज एन unconditioned stimulus. एक ऐसा stimulus that has not been learned and it is naturally occurring. And salivation that happened in response to seeing the food is known as unconditioned response, because again this response is a response that has not been learned. इस response को learn नहीं कराया गया है ना. तो इसीलिए जब डॉग फूड देख के सलाइवेट करता है तो उस रिस्पॉन्स को हम बोलेंगे अनकंडीशनड रिस्पॉन्स. सो फर्स्ट थिंग वाज यूसीएस. यूसीएस क्या है? अनकंडीशनड स्टिमुलस. यहाँ पे वो अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है भाई? फूड है जो कि नेचुरली अकर कर रहा है और एक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स एलिसिट करेगा ऑर्गेनिज्म के अंदर से. The second thing that we saw is UCR, that is unconditioned response. Over here it is saliva, but it is saliva in response to what? It is saliva in response to the food. Food को देखने से जो salivation हो रहा है वो किसी ने सिखाया नहीं है, वो involuntarily हो रहा है, as a reflex हो रहा है. So therefore it is unconditioned response. Now bell is a neutral stimulus. ठीक है. NS थर्ड चीज जो हमने नई सीखी वो है NS. NS यहाँ पे क्या है? बेल. न्यूट्रल स्टिमुलस क्यों है बेल? बेल आपकी न्यूट्रल स्टिमुलस इसीलिए है बिकॉज बेल इज नॉट जनरेटिंग एनी रिस्पॉन्स. तो वो एक ऑर्गेनिज्म के लिए क्या हो गई? एक न्यूट्रल स्टिमुलस हो गई कि भाई उसके होने या ना होने से आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे बेल रिंग हो रही है या नहीं हो रही है, आई विल नॉट सैलिवेट, है ना. सो देयर इज नो सैलिवेशन अपॉन हियरिंग द साउंड ऑफ द बेल. देयरफॉर बेल राइट नाउ इज अ न्यूट्रल स्टिमुलस क्योंकि अभी वो कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर रही है. आफ्टर दैट व्हेन वी पेयर द बेल एंड फूड और फिर सैलिवेशन हो रहा है तो अभी तक भी वो सैलिवेशन क्या है? वो यूसीआर ही है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स ही है. बिकॉज राइट नाउ ऑल्सो द डॉग इज सैलिवेटिंग एट द साइट ऑफ फूड. जब उसे खाना दिख जाता है तो ही वो सैलिवेट करे. बट देन इवेंचुअली कंडीशनिंग होने के बाद, आफ्टर कंडीशनिंग योर न्यूट्रल स्टिमुलस कन्वर्ट्स इनटू CS. CS इज कंडीशनड स्टिमुलस. ठीक है. हुआ क्या कि कंडीशनिंग होने के बाद आपकी जो पहले न्यूट्रल स्टिमुलस थी, बेल थी, जो पहले कोई भी रिस्पॉन्स या कोई भी बिहेवियर एलिसिट नहीं कर रही थी ऑर्गेनिज्म में से, नाउ दैट सेम बेल is actually generating a response of salivation from the organism or from this dog. Therefore ये bell अब क्या हो गई? ये हो गई conditioned stimulus, a learned stimulus. The dog has learned that this bell will generate a this bell will lead to food. Okay, so dog को ये learning हो गई है. And salivation in response to hearing the sound of bell is what? It is CR. CR क्या हुआ? CR हुआ आपका conditioned response. This is what? Saliva in response to bell. Okay, so earlier UCR was saliva in response to food, खाना देखने से जो हो रहा था. बट अब ये जो salivation है जो सिर्फ बेल की साउंड सुनने से हो रहा है वो आपका conditioned response होगा, because you have actually learned to salivate in response to the hearing of bell or sound of bell. So ये आपका पूरा एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट था जो इवान पेट्रोविच पावलोव ने किया in order to explain the phenomenon of conditioning. So if we carefully understand this, यहाँ पे आपके 4 elements हैं classical conditioning के. What are these 4 elements of classical conditioning? We have actually discussed them. एक आपका unconditioned रिस्पॉन्स हुआ, एक आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस हुआ. ठीक है. अनकंडीशनड रिस्पॉन्स इज अ रिस्पॉन्स टुवर्ड्स अनकंडीशनड स्टिमुलस.
अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या था? फूड था. अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या था? सैलाइवेशन अपॉन सीइंग द फूड. ठीक है, फूड देखने पे जो सैलाइवेशन था. देन वी हैड अ कंडीशनड रिस्पॉन्स एंड अ कंडीशनड स्टिमुलस. सो कंडीशनड स्टिमुलस ओवर हियर वाज बेल. कब बना बेल कंडीशनड स्टिमुलस? आफ्टर कंडीशनिंग. कंडीशनिंग होने के बाद ही बेल हमारा क्या है? कंडीशनड स्टिमुलस बना है ना. एंड कंडीशनड रिस्पॉन्स इज व्हाट? सैलाइवेशन अगेन. Salivation now in response to what? In response to bell. So conditioned response is a response to conditioned stimuli. तो ये चार एलिमेंट्स हैं आपके क्लासिकल कंडीशनिंग के, जो कि इवान पेट्रोविच पावलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट की मदद से हम लोगों को एक्सप्लेन करा है. Okay, you always need to remember UCR, UCS, CR and CS. Now a little homework for you guys. ठीक है, I see that all of you do this homework very enthusiastically, so kudos, and I'm very happy that you know have this interest in doing it. So homework क्या है? आपको कोई भी एक एग्जाम्पल सोचना है related to classical conditioning. ठीक है, और उस क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड जो भी आप एग्जाम्पल सोच रहे हो, जैसे मैंने आपको डोमिनोज के डब्बे वाला एग्जाम्पल बताया, सो वैसा कोई भी एग्जाम्पल सोचना है और उसमें आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि ये चार एलिमेंट्स कौन से हैं. what is the UCR, what is the UCS, what is the CR and what is the CS. ठीक है, और CS कभी NS था. NS क्या है? न्यूट्रल स्टिमुलस. कभी वो न्यूट्रल स्टिमुलस था जब ऑर्गेनिज्म उसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था, है ना, बट इवेंचुअली वो क्या बन गया? कंडीशनड स्टिमुलस. सो यू हैव टू थिंक ऑफ वन एग्जांपल. उस एग्जांपल में आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये चार एलिमेंट्स कौन से हैं. पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल रिस्पॉन्ड टू यू कि आपने जो एग्जाम्पल दिया है वो करेक्ट है या नहीं है. अगर कोई उसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, लेट यू नो अबाउट दैट ऑल्सो. व्हाई आई एम टेलिंग यू टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन? सो दैट अदर व्यूअर्स who are viewing the video and watching or reading the comments, they can also get help from your examples. ठीक है, तो ये छोटा सा होमवर्क है. I would request all of you who are watching this video today to do it. Okay, चलिए. अब एक और टर्म है, छोटी सी टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए. उस टर्म का नाम है एक्विजिशन. एक्विजिशन क्या होता है? एक्विजिशन इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. प्रोसेस ऑफ लर्निंग या प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग. तो वो जो रिपीटेड पेयरिंग हो रहा था ना, पेयरिंग किस चीज का हो रहा था? पेयरिंग हो रहा था बेल का एंड फूड का. तो उस वक्त जब पेयरिंग हो रहा था, दैट इज ड्यूरिंग कंडीशनिंग, the bell was what? Neutral stimulus. The food was what? Unconditioned stimulus. Food हमेशा ही unconditioned stimulus ही रहेगा mostly because it is generating a response. So the pairing that is happening between this neutral stimulus and the unconditioned stimulus, which actually leads to conditioning, this process is known as acquisition. क्लियर? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्विजिशन का प्रोसेस, जिसमें हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस और अनकंडीशनड स्टिमुलस का पेयरिंग होता है एंड दिस पेयरिंग इज लीडिंग टू द कंडीशनिंग. ठीक, ओके. Then we also have certain principles of classical conditioning. यानी कि ये कुछ रूल्स हैं, बेसिक रूल ऑफ थम्स हैं जो इवान पावलोव ने ले डाउन किए थे, that this should definitely happen before actually classical conditioning can take place. तो वो पहली चीज है that the CS should be always before the UCS. तो CS हमारे एक्सपेरिमेंट में क्या था? If you can quickly recall, it was the bell, the sound of bell. So the sound of bell should always be before the food. Why do you think ऐसा होना चाहिए कि पहले बेल बजनी चाहिए और फिर खाना मिलना चाहिए? Because अगर खाना मैंने पहले दे दिया, so खाना is the actual gem for the dog, है ना. खाना वो चीज है जिसके लिए डॉग वेट कर रहा है, जिसके लिए इतना वो बेल का साउंड और ये सब सहन कर रहा है और लर्निंग एक्चुअली हो रही है. अगर वही फूड मैंने पहले ही डॉग को दे दिया, then what will the dog anticipate? फूड देने के बाद अगर मैं बेल बजाऊंगी तो डॉग क्या एंटिसिपेट करेगा? इट विल नॉट इवन पे अटेंशन टू द साउंड ऑफ द बेल. सो देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट कि जो भी आपका कंडीशनड स्टिमुलस है उसको आप हमेशा अनकंडीशनड स्टिमुलस से पहले प्रेजेंट करो. ओके. Another thing is that the CS and UCS should be close in time. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बेल अभी बजाई और 1 घंटे बाद आप डॉग को खाना दे रहे हो. Then there will be no relation between them, no association that the dog will be able to form. So ये बेल और फूड थोड़ा आसपास ही होना चाहिए टाइम में. That maybe you rang the bell and after say 10-15 seconds or at max 1 minute you also gave the food. And the third principle is that the NS
should be paired with the UCS several times. So again NS क्या है? न्यूट्रल स्टिमुलस. न्यूट्रल स्टिमुलस हमारी बेल ही थी. When it was the neutral stimulus, it was the neutral stimulus before conditioning. So conditioning के दौरान जब actually learning आप करा रहे हो तो आपका जो neutral stimulus है और आपका जो unconditioned stimulus है, यानी कि in our examples case the bell and the food, they should be paired several times ताकि अच्छे से organism के दिमाग में वो चीज बैठ जाए that okay, these two things are related to each other and I should learn them. तो ये बेसिक 3 प्रिंसिपल्स हैं. कोई एज सच एग्जाम में इनको नहीं पूछेगा. दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ थिंग्स शुड गो बाय. ओके, नाउ सर्टेन टर्म्स दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू व्हिच आर आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो पहली टर्म है आपकी स्टिमुलस जनरलाइजेशन. तो स्टिमुलस क्या होता है? स्टार्टिंग में मैंने बताया था स्टिमुलस इज एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट दैट इज एलिसिटिंग अ रिस्पांस फ्रॉम यू. सो हमारे एग्जाम्पल के केस में स्टिमुलस थी बेल. ठीक है, अब ये हमारी स्टिमुलस ओरिजिनल स्टिमुलस थी जिसको मैंने फूड के साथ पेयर किया था और इसको मैंने अपना कंडीशन स्टिमुलाई बना लिया था. बट व्हाट इफ बेल से सिमिलर साउंडिंग कोई आवाज आए? मे बी एक क्लॉक है जो कि बेल जैसी साउंड मेक करती है व्हेनेवर इट हिट्स अ पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, क्लॉक भी सिमिलर साउंड बना रही है जैसी बेल बजा रही है. ठीक है, सो व्हाट विल हैपन? द डॉग माइट गेट कंफ्यूज्ड, है ना. डॉग इन दो स्टिमुलाइज के बीच में कंफ्यूज हो सकता है. हो सकता है मैंने बेल बजाई भी नहीं बट शायद 12 बजे थे और क्लॉक ने एकदम से वो आवाज करी एंड द डॉग बिगिंस टू सैलिवेट इन एंटिसिपेशन ऑफ फूड. क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज द डॉग इंडल्ज्ड इन स्टिमुलस जनरलाइजेशन. डॉग ने क्या किया? वो अपने कंडीशन स्टिमुलस को एक दूसरे डिफरेंट स्टिमुलाई से डिफरेंशिएट नहीं कर पाया. द पर्सन is not able to respond to the original stimulus. they think कि ये जो दूसरी stimulus आई है वही मेरी original stimulus थी और उसी के towards वो अपना conditioned response यानी कि salivation दिखा देते हैं. so stimulus generalization is जब आप stimuli को generalize कर देते हो, अपनी stimulus को specific नहीं बना पाते और दूसरी stimulus के साथ confuse हो जाते हो and hence your response also gets wrong. so that is stimulus generalization. Another term is stimulus discrimination. अब ये term नाम से ही समझ आ रहा होगा, इसका opposite है discrimination. कब होगा? जब dog confuse नहीं होगा. so dog is not confused, dog is चालू चलाक. okay, dog is smart now कि नहीं नहीं नहीं, ये तो clock की आवाज थी और clock की आवाज के बाद मुझे कोई खाना नहीं मिलता, मुझे उस bell की आवाज के बाद खाना मिलता है. so now what has dog done? Dog is able to discriminate between the original CS, original conditioned stimuli, and another CS, or that is not actually a CS, that is still a stimuli, another neutral stimuli. तो डॉग ने अब उन दो स्टिमुलाई के बीच में डिस्टिंग्विश कर लिया है और अपनी ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलाई को पहचान लिया है. सो व्हेन दैट हैपेंस देन दैट इज नोन एज स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन. इफ द डॉग इज नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द स्टिमुलाइज और वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस के टुवर्ड्स भी अपने कंडीशन स्टिमुलाई वाला ही रिस्पॉन्स दे देता है, तो वो स्टिमुलस जनरलाइजेशन होगा. देन अनदर टर्म दैट वी हैव ओवर हियर इज एक्सटिंक्शन. नाउ एक्सटिंक्शन क्या होता है? इन जनरल इंग्लिश का टर्म अगर है, मैं पूछूं एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सटिंक्शन का मतलब गायब होना, खत्म होना होता है ना, कि वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, इट इज नो लॉन्गर सीन. सो एक्सटिंक्शन में क्या होता है? यूजुअली whenever I'm presenting a CS, that is conditioned stimulus bell in our case, it is always followed by a UCS, that is food in our case. हमेशा ऐसा ही होना चाहिए. बेल बजाइए तो खाना भी देना है भाई, डॉग के साथ धोखा नहीं करना कि सिर्फ बेल बजा के निकलिए. बट व्हाट इफ यू डू दैट धोखा? ठीक है, व्हाट इफ यू फॉर सम ट्रायल्स जस्ट रिंग द बेल एंड डू नॉट प्रेजेंट द यूसीएस आफ्टरवर्ड्स और डू नॉट गिव द फूड आफ्टरवर्ड्स. सो ऐसे ट्रायल्स अगर आप करोगे जब एक बारी डॉग को याद हो चुका है कि बेल बजने के बाद मुझे खाना मिलता है, तो वो सिर्फ बेल की साउंड पे सैलिवेट करने लग रहा है. बट नाउ फॉर सम ट्रायल्स व्हाट आर यू डूइंग? यू आर जस्ट रिंगिंग द बेल एंड यू आर नॉट गिविंग द फूड आफ्टरवर्ड्स. सो इवेंचुअली that CR or conditioned response of saliva towards bell will get extinct, it will go away. ठीक है, वो जो conditioned response जो learning की थी डॉग ने, वो इवेंचुअली खत्म हो जाएगी बिकॉज नाउ देयर इज अ न्यू लर्निंग दैट हैज टेकन प्लेस कि अब ये इंसान मुझे बेल बजाने के बाद खाना नहीं दे रहा है. सो आई डोंट नीड टू सैलिवेट एट द साउंड ऑफ बेल. सो दैट इज व्हाई इफ यू गो बैक टू स्लाइड 1,
What is learning? It is relatively permanent. अब एक नई learning आई तो पुरानी learning खत्म हो गई, ठीक है? So that is extinction when you do not present your conditioned response in response to the conditioned stimuli, because CS के बाद आपको UCS नहीं मिला. And afterwards the term is your spontaneous recovery. Spontaneous recovery क्या होता है? क्योंकि already dog को ये चीज पहले मैं learn करा चुकी थी कि बेल के साउंड के बाद खाना मिलेगा, बट कुछ ट्रायल्स में मैंने चालाकी करी और मैंने खाना नहीं दिया, तो वो जो रिस्पॉन्स था वो एक्सटिंक्ट हो गया, खत्म हो गया उस पॉइंट ऑफ व्यू के बाद. बट इफ वंस अगेन आई डू दिस रिस्पॉन्स की CS बेल बजने के बाद एक नए ट्रायल में मैं फिर से UCS यानी कि फूड दे दूं, and then the second time that I'll do the trial and I'll ring the bell, the CR will return. यानी कि जो सैलाइवेशन का रिस्पॉन्स था वो रिटर्न हो जाएगा. एक स्पॉन्टेनियस रिकवरी डॉग मारेगा कि अच्छा ये ह्यूमन अब मेरे साथ वापस ऐसा काम करने लगा है कि बेल बजने के बाद मुझे खाना देगा. ओके, सो द डॉग क्विकली कम्स बैक, क्विकली मेक्स अ रिलैप्स एंड फ्लिप्स बैक कि ठीक है अब तो मुझे मिलेगा, सो आई विल सैलिवेट. एक्सटिंक्शन में क्या हो गया था कि CR बंद कर दिया था क्योंकि फूड ही नहीं मिला उसके बाद, है ना. स्पॉन्टेनियस रिकवरी में क्या हुआ कि CS और UCS की पेयरिंग अगर मैं वापस पहले जैसी कर दूं, सो द डॉग विल क्विकली कम बैक टू द ओरिजिनल CR रिस्पॉन्स दैट इट वाज मेकिंग अर्लियर. ठीक है, तो ये 4 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस. अगर ये 4 टर्म्स क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप दो या टेल मी दैट यस दोस 4 टर्म्स आर क्लियर फॉर मी. ओके, टेल मी अबाउट दैट. चलिए, now for today the last slide is this slide. I have written some things in advance so that the video does not get longer for you and some of you don't get bored. Okay, so I'm trying my best to actually sustain your attention. इस reels के ज़माने में आप लोगों की attention sustain करना is a little difficult thing. Even my own attention sustaining my own attention becomes a difficult task at times, but let's try our best to do that, है ना. चलो, एक टर्म है जिसको बोलते हैं कंडीशनड टेस्ट एवर्जन. सो ये टर्म आपकी जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड है, एंड मेनी ऑफ यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड दिस फिनोमिनन आल्सो. कंडीशनड टेस्ट एवर्जन क्या होता है कि देयर वाज वन ऑफ माय फ्रेंड. So what she did was she usually liked momos a lot, but from one place she ate momos, and after that day, on that day itself, on the evening of that day, her health deteriorated a lot. ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आने लगी, and there was loose motions and all of these things happened, and her health was not in a good state at all. And वो दिन था और आज का दिन है, she does not even want to look towards momos. So what has happened, एक टेस्ट एवर्जन बैठ गया, एक नौशिया की फीलिंग जो डेवलप हो जाती है आफ्टर अ पर्टिकुलर टेस्ट. उसने एक बारी वो चीज खाई और उसका एक्सपीरियंस उसको खाने का ज्यादा अच्छा नहीं रहा उस दिन, बिकॉज शी हैड सर्टेन हेल्थ प्रॉब्लम्स आफ्टर दैट. सो वो चीज क्या हो गई, एसोसिएट हो गई, है ना. एक स्टिमुलाई दूसरी स्टिमुलाई से लिंक हो गई कि भाई मैंने रात को वो खाया था इसीलिए मेरे साथ ये चीजें हुई है, सो आई नेवर ईट दैट थिंग अगेन. या कभी आपके साथ हुआ हो कि रात को ही आइसक्रीम खाई थी, अगले दिन गला खराब, वॉमिटिंग, लूज मोशंस एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड यू स्किप आइसक्रीम्स फॉर अ मंथ बिकॉज यू फील दैट दिस इज द कल्प्रिट. सो और ये जो कंडीशन टेस्ट एवर्जन है ये यूजुअली एक एसोसिएशन के बाद ही हो जाता है, बिकॉज दिस इज सो स्ट्रॉन्ग इन इट्स इम्पैक्ट कि इसको बार बार एसोसिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती. सो दैट इज योर कंडीशनड टेस्ट एवर्जन, कि आप टेस्ट एवर्जन को एक्चुअली लर्न कर रहे हो. एक पर्टिकुलर टेस्ट के टूवर्ड्स आप नोशिया या एक ऐसी गंदी फीलिंग डेवलप कर रहे हो दैट आई जस्ट डोंट वांट टू ईट दैट थिंग अगेन. ओके, एंड अनदर टर्म इज हायर ऑर्डर थिंकिंग. हायर ऑर्डर थिंकिंग क्या होती है भाई, हायर ऑर्डर थिंकिंग इज जहां पे आप एक कंडीशन स्टिमुलस को ही यूज करते हो to create another higher conditioned stimulus. तो अभी तक तो क्या हो रहा था, हम लोग UCS को यूज कर रहे थे to create a CS, है ना. हम लोग UCS और न्यूट्रल स्टिमुलाई को पेयर कर रहे थे ताकि वो न्यूट्रल स्टिमुलाई इवेंचुअली कंडीशनड स्टिमुलाई बन जाए और कंडीशनड रिस्पॉन्स एलिसिट करने लग जाए. बट नाउ हायर ऑर्डर थिंकिंग मतलब कुछ और हायर लेवल का काम करेंगे. अब हम सिर्फ यूसीएस से नहीं डील करेंगे. रादर व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, हम लोग एक कंडीशन स्टिमुलस को यूज कर रहे हैं दूसरा कंडीशन स्टिमुलस क्रिएट करने के लिए. सो फॉर एग्जांपल हमारे अभी तक की एग्जांपल में इतना चल रहा था दैट बेल वाज अ कंडीशन स्टिमुलस and food was unconditioned stimulus, and I was pairing bell and food again and again so that what happens,
salivation happens. What was salivation? After a point of time it became conditioned response. Earlier it was UCR also at some point of time, है ना? तो अब क्या कर रही हूँ मैं इस कंडीशन स्टिमुलाई के पहले एक और स्टिमुलाई ऐड कर रही हूँ, and I can say that this stimuli is probably conditioned stimulus 1, Bell is conditioned stimulus 2, and this is UCS. So now what I will do, earlier I was ringing the bell, ting 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 ting, presenting the food. बहुत बार मैंने ये किया, डॉग को लर्न हो गया कि ठीक है बेल बजने के बाद मुझे खाना मिलता है, तो इवेंचुअली डॉग क्या है, बेल की साउंड पे ही सैलिवेट करने लग गया. जब मैंने ये लर्निंग एस्टैब्लिश कर दी, देन आई विल एस्टैब्लिश अनदर लर्निंग. अनदर लर्निंग में मैं क्या करूंगी, मैं फिंगर स्नैप करूंगी, फिर उसके बाद मैं बेल बजाऊंगी, एंड देन आई विल गिव द फूड. सो आई विल do this trial. I will do these trials again and again repeatedly. I will snap my fingers, ting ting ting, and the food, snap my fingers, ting ting ting, and the food. ठीक है, ये बार बार होता रहेगा. तो then there will come a point that the dog will actually also salivate at the sound of my finger snaps. ठीक है, फिंगर स्नैप की साउंड पे ही अब वो सैलिवेट करेगा, बिकॉज वो भी अब एक कंडीशन स्टिमुलस बन गया है. So actually bell is condition stimulus 1, okay, and finger snap is condition stimulus 2, because originally bell से उसने associate किया था food को, फिर उसके बाद finger snap को associate किया bell से, and then मतलब ये एक हायरार्की बन गई. if you see, you know, कि finger snap हुई, फिर जल्दी bell बजने वाली होगी, मतलब मेरा खाना आने वाला होगा, so let me salivate अभी से. So this is known as the phenomenon of higher order thinking, जहाँ पे हम लोग अपने एक कंडीशन स्टिमुलस को यूज कर रहे हैं टू क्रिएट अनदर हायर कंडीशन स्टिमुलस टू क्रिएट अ हायरार्की. ठीक है, चलिए. सो दिस वाज इट एवरीबॉडी फॉर टुडेज वीडियो. आज की वीडियो में हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली है. अबाउट व्हाट? अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसको दिया है इवान पेट्रोविच पावलोव ने. वी टॉक्ड अ लॉट अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग टुडे. हमने सारी बातें डिस्कस की है A to Z. What are the experiments? What are the terms related to it? What are the elements of classical conditioning? Then the 4 terms like stimulus, generalization and discrimination, extinction and spontaneous recovery. And then अभी जो लास्ट में हमने कुछ बातें करी है, जैसे कि आपका condition taste aversion है या higher order thinking है. So all of these things, make sure each one of you remember them. And जो homework मैंने दिया है, उस homework को comment section में करके let's see how many of you do that, how many of you try to apply the theories in your real life. ठीक है, चलिए. So that is it for this video. We'll meet tomorrow. That will be part 2 of this chapter 5. और कल की वीडियो में हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग डिस्कस करेंगे. ऑपरेंट कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट, उससे रिलेटेड टर्म्स, द स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, द डिफरेंस बिटवीन रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, जो कि बहुत मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का भी और एग्जामिनर्स का भी. ठीक है, चलिए. सो वील मीट टुमारो. टिल देन हैव अ वेरी गुड डे. बाय बाय एंड टेक केयर.